स्वागत है दर्शकों प्रतिभागियों मेरे यूट्यूब चैनल दिशा पे। आज मैं साइंस के कुछ एमसीक्यू जो होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसकी डिमांड की थी, कुछ प्रश्न साइंस के हम आज करवाएंगे। आप वो देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे कि वो किसी माध्यम से स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है और फिर उसके ऑप्शन दिए रहते हैं और फिर वहाँ पे आंसर दिया जाता है, कुछ समय दिए जाते हैं। मैं बता दूं, मैं खुद अपने गांव में ग्रामीण गुरुकुल संजात चलाता था। मेरे गांव का नाम संजात है। वहाँ पे मैं चलाता था तो मैं परंपरागत रूप से प्रश्न छात्रों से पूछता और वो जवाब देते फेस टू फेस। देखिए, शिक्षक कहीं ना कहीं पढ़ता है, पढ़ाता है, सीखता है, सिखाता है। तो वो स्क्रीन वाली तो सिस्टम मेरे पास नहीं है कि वहां से प्रश्न आएंगे और फिर जवाब आप दीजिएगा। लेकिन जो भी एमसीक्यू मैं कराऊंगा, साइंस का हो या इतिहास, भूगोल, नागरिक, किसी का भी हो, वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न ही होंगे और किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए होंगे, या फिर मेरा चयनित प्रश्न होगा, वो बेहतरीन प्रश्न होगा जो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें से प्रश्न आते हैं। कुछ जटिल प्रश्न भी होंगे और कुछ आसान प्रश्न भी होंगे। बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो या किसी अन्य राज्य की पीसीएस एग्जाम हो, सारे प्रश्न जटिल नहीं पूछे जाते हैं। लोग घबरा जाते हैं कि मैं यूपीएससी का प्रश्न हल कर रहा हूँ, ये तो बहुत टफ होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ प्रश्न इजी होते ही होते हैं और आपको सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी जानकारी की परीक्षा होती है कि आप में कितनी गहराइयां हैं और कितना आपने अर्जित किया हुआ है। इसी संदर्भ में आज हम एमसीक्यू शुरू करते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का है, साइंस का, और कुछ अदर प्रश्न भी होंगे। चलिए, इसमें क्या होगा कि आप जब मैं प्रश्न करूंगा आपसे, तो आप 2-3 सेकंड में उसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अपने आप को आंकिएगा कि मैं जवाब दे पाता हूं कि नहीं दे पाता हूं, चाहे दे पाती हूं। खुद टेस्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद मैं उसकी विस्तृत व्याख्या करूंगा, हल करूंगा उसको, उसके संदर्भ में और भी कोई जानकारी दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है। चलिए, आपका प्रश्न 2-3 सेकंड के लिए शुरू होता है। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? चलिए, वो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा गया कि कार की बैटरियों में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा प्रश्न है, आलू के चिप्स, प्लास्टिक के जो थैले होते हैं, आप लेज कंपनी का खाते होंगे, चलिए प्रचार भी हो गया, ये आलू के चिप्स का पैकेट दिखता होगा। उस पैकेट के जो थैला जो होता है, उसमें किस गैस का वातावरण रहता है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का? देखिए, वहां पे रहता है नाइट्रोजन का। समीक्षा अधिकारी का प्रश्न आप हल कर रहे हैं। ये मत समझिए कि मैं अधिकारी का एग्जाम दे रहा हूं, परीक्षा उस एग्जाम के प्रश्न को हल कर रहा हूं, तो हमसे कहां से होगा। कोई जरूरी नहीं है कि पीसीएस एग्जाम में ग्रुप डी लेवल का प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ये भ्रम आप मन से निकाल लीजिए। ग्रुप डी लेवल के एग्जाम का भी कभी कभी साइंस इतना टफ होता है, ऐसा होता है कि जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं उससे संबंधित प्रश्न। इसलिए यानी आलू के जो चिप्स के जो पैकेट आप देखते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस का वातावरण रहता है। याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न हमारा है, सफेद प्रकाश में उपस्थित किस रंग का प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलन होता है? चलिए, प्रिज्म आप देखे होंगे, 19 में ही आप पढ़े होंगे। पूछता है कि सबसे कम विचलन किस रंग का होगा। मान लीजिए श्वेत प्रकाश इधर से प्रवेश की और ऐसे आप देखते होंगे, इस टाइप का 7 रंग देखते होंगे आप, तो VIBGYOR। अगर आपको चित्र में भी याद होगा तो आप देख रहे होंगे रेड कलर का सबसे कम विचलन होता है और सबसे ज्यादा बैगनी कलर का सर्वाधिक और सबसे कम लाल रंग का।
याद रखिएगा इसको, सफेद प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलन बैंगनी का होता है और सबसे ज्यादा विचलन लाल रंग का होता है। इसके भी एक कारण है, याद रखिएगा इसको, इसी से प्रश्न पलट के पूछ देगा आपको। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जो है ज्यादा होगा उसका विचलन कम होगा। उल्टा रिलेशन है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है इसलिए उसका विचलन सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है इसलिए उसका विचलन सबसे कम होता है। हींग प्राप्त की जाती है। अब हींग आप सुने होंगे, भारतीय खाद्य के महत्वपूर्ण मसाले हैं, स्वादिष्ट मसाला है ये। हींग कैसे प्राप्त किया जाता है? आप लौंग जानते होंगे, लवंग लौंग बहुत सुने होंगे। लवंग ये कहां से प्राप्त किया जाता है? पुष्प की कली से। आपने इसका जवाब भी बहुत जगह देखा होगा, शायद हींग भी देखे होंगे। हींग कहां से प्राप्त किया जाता है? तो हींग जो है पौधे के जड़ों के निष्कर्षण से, जड़ से उसकी जड़ को काटा जाता है, फिर उससे लेटेक्स से दूध निकलता है, फिर वो जमता है तो हींग बन जाता है। इसका आंसर होगा पौधे के जड़ों के निष्कर्षण से त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। त्रिकोष्ठीय कौन ऐसा जीव है जिसके अंदर हार्ट में 3 चैम्बर पाए जाते हैं? त्रिकोष्ठीय 3 चैम्बर। देखिए इसको भी याद रखना होगा, चैम्बर, हार्ट के चैम्बर। यहां देखिए, स्तनधारी, पक्षी, उसके बाद उभयचर, सरीसृप और मछली, फिशेस। इसको याद रखिएगा। इसके हार्ट में 4 चैम्बर, पक्षी में भी 4, उभयचर में 3, सरीसृप में भी, सरीसृप में भी 3 और मछली में 2। सरीसृप में संभवतः 2 होते हैं, हाँ 2। क्रोकोडाइल, सरीसृप का एक अपवाद है क्रोकोडाइल, इसमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं, यानी मगरमच्छ। इसको याद रखिएगा। स्तनधारी मानव, पक्षी में 4 चैम्बर, उभयचर एम्फीबियन मेढक, उसके अंदर 3 चैम्बर, सरीसृप रेप्टाइल जिसके अंदर सांप, गिरगिट ये सब आते हैं, मछली में 2 चैम्बर। इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा आप लोग। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा, कभी मिलान के रूप में पूछ देता है, इधर चैम्बर दे दिया जाएगा 4 3 2 इस तरफ का, और मिलान करने दे दिया जाएगा। या कभी कभी पर्सनली एक प्रश्न पूछा जाएगा कि पक्षी के हृदय में कितने वेश्म होते हैं, यानी चैम्बर होते हैं, तो वह आंसर होगा 4। अगला प्रश्न हमारा है, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे याद रखेंगे, थोड़ा सा ये हो गया। अच्छा हाँ, नहीं, यहाँ पे होता है मगरमच्छ में 4 और ये होते हैं 3, याद रखिएगा। ये अपवाद है, क्रोकोडाइल अपवाद है। सरीसृप में भी थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, सरीसृप में भी 3 चैम्बर ही होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल मगरमच्छ जो है उसका अपवाद है जिसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। स्तनधारी 4, पक्षी 4, उभयचर 3, सरीसृप 3, मछली 2। सरीसृप का एक अपवाद क्रोकोडाइल है जिसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ, एक प्रश्न आता है सोनार और रडार से। आपने इसका नाम सुना होगा, सोनार और रडार, बहुत ही प्रचलित नाम है, बहुत बार एग्जाम में आया है। सोनार का यूज कहां होता है और रडार का यूज कहां होता है? देखिए जस्ट उल्टा दोनों एक दूसरे को है। सोनार हो गया साउंड नेविगेशन एंड इमेजिंग,
देखिए, इसका उपयोग महासागर या पानी के नीचे कहीं भी कोई वस्तु होगा उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार एक यंत्र है जो ध्वनि तरंग का यूज करता है। ध्वनि तरंगे भेजी जाएगी, उससे टकराएगी, कोई वस्तु जैसे डूबा हुआ है, फिर लौट के जितना समय में आता है उससे निकाला जाता है इसको कि वह वस्तु महासागर के तल में कहाँ पे स्थित है। महासागर के नीचे नहीं, पानी के नीचे जिसका यूज होगा किसी वस्तु का पता लगाने के लिए, जैसे कोई मान लीजिए कि खनिज मिल रहा है या कुछ भी, कोई चीज डूब गया तो उसका पता लगाने के लिए हम सोनार यंत्र का प्रयोग करेंगे। लेकिन अंतरिक्ष में किसी चीज का पता लगाने के लिए, जो धरती से ऊपर अंतरिक्ष में किसी चीज का पता लगाने के लिए रडार का यूज किया जाता है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग करता है, रेडियो वेव का यूज करता है, या ध्वनि तरंग का यूज करता है। यह ध्वनि तरंग पर आधारित है और यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर आधारित है, यानी रेडियो वेव पर आधारित है। यह भी ध्यान रखिएगा, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? ये सब जानते होंगे, हीरा है। अगला प्रश्न है, रामसार जल सम्मेलन किससे संबंधित है? देखिए, रामसार सम्मेलन जो है आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। वेटलैंड, अक्सर नदी झील के किनारे जो आर्द्र भूमि होती है उसका संरक्षण करने के लिए रामसार सम्मेलन किए जाते हैं। उसमें जो है इसका मुख्य उद्देश्य है विलुप्त हो रहे विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण करना, आर्द्र भूमि का संरक्षण करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, धारणीय विकास को बढ़ावा देना। आप एक और सम्मेलन का ध्यान रखेंगे, जैसे पूछता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये संबंधित है ओजोन परत संरक्षण से। जो कि 1987 में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? अगला प्रश्न है विटामिन से संबंधित है। विटामिन डी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है कॉड यकृत तेल, यानी कॉड मछली का नाम है, उसके यकृत का जो तेल होता है वो विटामिन डी का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। गेहूं का भ्रूण तेल वह संबंधित है विटामिन ई से। अल्फा अल्फा एक घास होता है, वह संबंधित है विटामिन के से, याद रखिएगा। अल्फा अल्फा विटामिन के, कॉड यकृत तेल विटामिन डी, गेहूं का भ्रूण तेल विटामिन ई। अब आता है अगला प्रश्न आपके भौतिकी से, फिजिक्स से। विभिन्न तरह के मात्रक के नाम दिए हुए हैं और उससे मिलान करने का रहता है। जैसे द्रव्यमान है, इसका मात्रक केजी, विद्युत धारा इसका मात्रक एम्पियर, ताप इसका मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता इसका मात्रक कैंडेला। देखिए, यहाँ पे हम प्रश्न को हल करवा रहे हैं आपसे, आप ध्यान से सुनिए और दिमाग में सिर्फ सेट करते जाइए। एक बार दो बार आप देख लीजिएगा, और जटिल और सरल दोनों तरह के प्रश्न हैं इसमें। अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा के तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। ये आप बताइए, प्रश्न बहुत हाई लेवल का तो नहीं है, बहुत लोग जानते होंगे, जो सीरियस हैं, जो पढ़ रहे हैं, भौतिकी पढ़ रहे हैं, उनको ये पता होगा। चंद्रमा के तल पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी बल की तुलना में कितना होता है? कम होता है, 1/6, इसलिए वो ऊंची छलांग लगा सकता है चंद्रमा पे। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? पानी का घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है? याद रखेंगे आप, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब देखिए घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखिए, यदि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज्यादा है, अधिकतम है, तो वहां पे सबसे कम आयतन होगा। याद रखिएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व हाई, आयतन, इसको हाई को इस तरह संकेत रखेंगे आप, घनत्व अधिकतम, आयतन न्यूनतम। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि पानी का आयतन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे कम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यानी घनत्व सर्वाधिक
और आयतन ऐसे भी घनत्व, ऐसे याद रखिएगा, ऐसे आयतन, शॉर्ट दिमाग में सेट कर लीजिएगा, आयतन नीचे। जो ही पानी संबंधित प्रश्न आया और इस टाइप के आए तो दिमाग में एक चीज रखिएगा, घनत्व का तीर ऊपर था, आयतन का तीर नीचे था, और तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड था? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम और पानी का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। और सूर्य से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह नाभिकीय संलयन। साधारण भाषा में नाभिकीय विखंडन मतलब टूटना, नाभिकीय संलयन मतलब जुड़ना। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.5 या उससे कम। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन, मीथेन, हीलियम, ऑक्सीजन। यहां होगा हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। अब अगला प्रश्न है जल मिलन संबंधित है। देखिए यहां भी महत्वपूर्ण प्रश्न, जल गैस, कोल गैस, सीएनजी और एलपीजी। तीर के चिन्ह दिए रहते हैं, सामने खाली रहता है, उसको मिलाना रहता है। तो यहां पे देखिए आप जल गैस, जल गैस जो है, जल गैस CO प्लस H2 याद रखिएगा। प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2। अगला होता है CNG, फिर LPG, CNG, मीथेन, इथेन होगा। और फिर आपका है LPG में सब जानते हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कभी ओनली वन इसके बारे में पूछ दिया जाएगा। यहां तो सारे आ गए, पूछ देगा जल गैस इनमें से किसका मिश्रण है? CO प्लस H2। प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2, CNG, मीथेन, इथेन, LPG, ब्यूटेन, प्रोपेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको एक जगह लेके आप याद कर लीजिएगा। प्रोड्यूसर CO प्लस N2, जल गैस CO प्लस H2, CNG, मीथेन, इथेन, LPG, ब्यूटेन, प्रोपेन। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम NaOH है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसको भी याद रखना है। CaSO4 1/2H2O, इसको भी याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2H2O। इसका उपयोग टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए किया जाता है। फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यह होगा कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। और एक और प्रश्न आता है कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। इसको याद रखिएगा, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाएगा? तो एथिलीन। फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाएगा? तो कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ किस धातु का प्रयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील, इसको भी याद रखिएगा। इसका जो संगम है लोहा, निकेल और क्रोमियम। लोहा, निकेल और क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील इसी से बने होते हैं। फोटोग्राफी में किस उपयोगी यौगिक तत्व का प्रयोग होता है? फोटोग्राफी याद कीजिए, दिमाग को जोड़ दीजिए। फोटोग्राफी में किस उपयोगी यौगिक तत्व का प्रयोग होता है? वह होगा सिल्वर ब्रोमाइड। यहां भी लड़के फंसते हैं, कभी सिल्वर क्लोराइड दे देगा, कभी सिल्वर नाइट्रेट दे देगा, लेकिन आप याद रखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? सबसे मीठी शर्करा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, इस तरह के उदाहरण दिए रहते हैं। सबसे मीठा, तो इसका नाम फ्रूट से जुड़ा हुआ है। आपके दिमाग में होना चाहिए फ्रूट, फ्रूट शब्द दिमाग में रहेगा। सबसे मीठा शर्करा वही है, यानी
फ्रक्टोज, फ्रूट याद रखिएगा तो ये भी याद रखिएगा, तो सबसे मीठा शर्करा, हाईएस्ट मीठा, फ्रक्टोज। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी याद होगा आपको, फीमर, जो जांग में होता है। दूसरा याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, वो कान में होता है। कान में, एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपीज, 2 कान मिला के 6 हड्डियां होती हैं। दूध से दही के रूप में जमने का कारण है, दूध से दही, उसका क्या कारण है? लैक्टोबैसिलस, यह बैक्टीरिया है, याद रखिएगा। दूध से दही जमने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, दूध से दही जमेगा ही नहीं, यह होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। और यह भी याद रखिएगा कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? सिनकोना पौधा, सिनकोना का जो छाल होता है वो औषधि देता है, ना कि फल भित्ति, पत्ती, भ्रूणपोष, ये नहीं, उसकी छाल। और सिनकोना का जो छाल होता है उससे मलेरिया की औषधि बनती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। भारत में गिद्धों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? आप देख रहे होंगे गिद्ध विलुप्त हो गए। पहले गिद्ध आकाश में आपको देखी जाते होंगे, कहीं भी मृत जीव जंतु को का भक्षण करने के लिए, अपघटन करने के लिए गिद्ध देखे जाते थे, लेकिन अब वर्तमान में गिद्ध बहुत कम देखते हैं। इसका क्या कारण? उसका मुख्य कारण है जानवरों को, जो मृत जानवर हैं उनका, वो बीमार पड़ते हैं, दर्द निवारक दवाइयां दी जाती हैं, जिसका नाम है डाइक्लोफेनाक। वो दवाइयां दी जाती थी और वो उसके शरीर में वर्तमान में मरने के बाद भी रहता था। और गिद्ध जब उसका भक्षण करते थे, उसका भोजन का के रूप में जब वो लेते थे, तो वो डाइक्लोफेनाक उनके जीन में जाने लगा, अंततः उनके विनष्ट का कारण बन गया, उनको विलुप्त का कारण बन गया। याद रखिएगा, जानवरों को दर्द निवारक दवा जो है वो भारत में गिद्धों के कमी का मुख्य कारण है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ये भी अच्छा प्रश्न है और इसको बहुत याद भी रखते होंगे, रखना जरूरी है। वाटर में घुलनशील है बीसी, समझ गए? वाटर में घुलनशील है बीसी। याद रखिए, ट्री के माध्यम से WBC रक्त का एक अवयव है, श्वेत रक्त कण। W से वाटर, अब BC विटामिन का नाम हो गया WBC, वाटर में घुलनशील WBC। अब अगला है विटामिन से ही प्रश्न है, बीमारी का नाम है और फिर उधर से किसकी कमी से वो होता है, ना तो जान लें आप। विटामिन ए की कमी से, बेरी विटामिन बी की कमी से, खून की कमी फॉलिक एसिड की कमी से, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। बेरी तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, बेरी नाम है तो विटामिन बी की कमी से, स्कर्वी नाम है तो विटामिन सी की कमी से, खून की कमी फॉलिक एसिड की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से। अब अगला प्रश्न है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? यहां पे एक नया प्रश्न बनता है आपका, और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? देखिए, इसको भी बहुत कम लोग जानते होंगे, यहाँ प्रश्न फंसा देता है सीधे खोपड़ी में, कभी कभी दे देगा 8, कभी 29। ध्यान रखेंगे आप अंग्रेजी अक्षर से। अगर क्रेनियल शब्द का चर्चा है, क्रेनियल CRANI, इस शब्द का चर्चा है, लिखा रहेगा खोपड़ी ही। अगर स्कल लिखा हुआ है तो 29 हड्डियां होगी, क्रेनियल लिखा हुआ है तो 8 हड्डी होगा। इसका अंग्रेजी पार्ट देखेगा, प्रश्न का अंग्रेजी। हिंदी में कभी कभी खोपड़ी ही लिखा रहता है। मनुष्य के स्कल यानी पूरे खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती हैं, याद रखिएगा। क्रेनियल में 8 हड्डी, कान में, एक कान में 3 और 2 कान मिला के 6 हड्डी, याद रखिएगा। क्रेनियल शब्द की चर्चा होगी तो 8 हड्डी, स्कल का चर्चा होगा तो 29 हड्डी। चलिए, हमारा खत्म हुआ सेट। इस तरह देखिए, इस तरह पढ़ने का मतलब ये है कि आपको लग रहा होगा इंटरेक्शन सामने से हो रहा है, मतलब संप्रेषण सामने सामने हो रहा है। अब नेट पे ये लैपटॉप पे प्रश्न आते जाते हैं और टिक टिक लगाए जाते हैं। ऐसे आप मेरे प्रश्न पूछने के तुरंत बाद दिमाग में इस चीज को लाना शुरू कीजिएगा, इसका आंसर क्या हो सकता है, तुरंत क्विक। जो आपको एग्जाम में वही करना होता है, एग्जाम में बहुत कम समय मिलते हैं आपको। प्रश्न सामने आए, जवाब तुरंत दिमाग में होना चाहिए। आगे भी इसी तरह करते रहेंगे।
कुछ प्रश्न हम पिछले वीडियो से पूछ लेते हैं आपसे, दिमाग में लाइएगा तुरंत एट ए टाइम। कोलाजेन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? हड्डी में। केराटिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? बाल और नाखून, सींग में। लाइकेन किन दो जीवों का सहसंबंधी है? कवक और शैवाल। उसके बाद है अगला प्रश्न, आप लीजिए, कौन ऐसा बैक्टीरिया है जो विनाइट्रीकरण में भाग लेता है? स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। कौन ऐसा बैक्टीरिया है जो स्वतंत्र जीवी है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? एनाबीना और नॉस्टॉक। इसी तरह वीडियो देखते रहिए और आगे भी हम अच्छे अच्छे प्रश्न एमसीक्यू के रूप में आपको हल करवाएंगे, उसकी विस्तृत व्याख्या। ये नहीं कि सीधा जवाब दे दिए। रडार जो है अंतरिक्ष में कोई वस्तु है उसको देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, महासागर के नीचे, पानी के नीचे कोई वस्तु है उसको सोनार का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? ध्वनि तरंग का यूज किया जाता है, खास करके व्याख्यात्मक। इसको तो याद ही रखिएगा, स्तनधारी 4 चेंबर, पक्षी 4 चेंबर उसके हृदय में, मेढक उभयचर 3 चेंबर, सरीसृप 3 चेंबर, क्रोकोडाइल उसका बाद है जिसके अंदर 4 चेंबर होते हैं, मछली 2 चेंबर, रामसार सम्मेलन जो है आर्द्र भूमि संरक्षण, मतलब गीली भूमि जो नदियों झीलों के किनारे होती है, वहां पे प्रजातियों के संरक्षण के लिए वो सम्मेलन होता है, जहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, यानी विलुप्त हो रहे प्रजाति को बचाना है, इससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, जान ही रहेंगे ओजोन परत की भूमिका क्या है हमारे जीवन में। उसके बाद कितनी हड्डियां होती हैं खोपड़ी में, यानी क्रेनियल लिखा होगा तो 8, स्कल लिखा होगा तो 29, कान में कुल मिला के 6 हड्डियां होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। स्टेपिज हड्डी कान की शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कान में ही पाई जाती है। मेलियस, इनकस और स्टेपिज जो 3 हुए, और फिर 2 कान मिला के 6 हड्डी। पानी का घनत्व सर्वाधिक कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, क्योंकि जिसका आयतन जब कम होगा तभी घनत्व बढ़ सकता है। यानी आप इसको याद रखेंगे, मान लीजिए कि 2/10 है और 2/5 है, किसका मान ज्यादा होगा? इसका मान ज्यादा होगा। यानी 10 से 5 कम है तो घनत्व बढ़ गया, यानी आयतन जितना कम होगा घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा और आयतन सबसे कम होता है। जल गैस CO+H2, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रोड्यूसर गैस CO+N2, CNG मीथेन इथेन, LPG ब्यूटेन प्रोपेन। स्टेनलेस स्टील लोहा निकेल और क्रोमियम का मिश्रण है। हड्डियों को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर किए जाते हैं वह होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2H2O। एक और आता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसी से संबंधित एकदम मिलता जुलता है। जिप्सम CaSO4, यहाँ पे भी सिर्फ 1/2 हो गया और वहां पे कर देंगे आप 2H2O, बस इतना अंतर है। ये हो गया जिप्सम और ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। फलों को पकाने के लिए किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? CaCO2 कैल्शियम कार्बाइड। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। सबसे मीठा शर्करा कौन सा है? फ्रूट से फ्रक्टोज। हाईएस्ट स्वीटेस्ट, हाईएस्ट मतलब स्वीट जो है वो फ्रक्टोज होगा। पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील है? WBC, वाटर इन BC। पानी में घुलनशील विटामिन BC है। चलिए, हमारा आज का MCQ यहीं खत्म होता है। आशा है आपको अच्छा लगा भी होगा, व्याख्यात्मक रूप से आप देख भी रहे होंगे। एक बार 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, सारे प्रश्न आपके दिमाग में आ जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी का ये प्रश्न था। कुछ प्रश्न बाहर से भी हमने लिए थे, लेकिन आप गौर कीजिए कि आप क्या हल नहीं कर सकते हैं। और यही सारे प्रश्न आपने कभी कभी देखा होगा NTPC में, BPSC में, या फिर रेलवे की परीक्षाओं में, दरोगा में, कुछ में भी, SI में, कहीं भी मिल सकता है आपको। तो घबराने की बात नहीं है। इसी तरह प्रश्न आगे भी हम डिस्कस करेंगे इसी तरह। ये नहीं कि स्क्रीन पर आ रहा है उसको हम लिखेंगे, नहीं, जो प्रश्न बताएंगे उसका व्याख्या भी करेंगे, उससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन इसी तरह आप देखते रहिए और हम जो ही प्रश्न करें आप एकदम एकाग्र से उसका जवाब देने का प्रयास कीजिए, पहले ईमानदारी से। नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम तो बता ही रहे हैं, सीखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है।
चलिए धन्यवाद, थैंक यू।